वेलकम टू अश्विनी धन एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं मनोवैज्ञानिक और ऑल्टरनेट हीलर्स ऑल्सो। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कंसीव हुआ है इस थॉट के साथ कि हमें लोगों के साथ जो समस्या है, जिसके लिए वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होती, कभी कभी जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस इजीली एक्सेसिबल नहीं होते, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा जाए ओवर द फोन कॉल्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अभी का जो सिनेरियो, जो कि कोविड-19 की वजह से जो हमारा प्रॉब्लम चल रही है, पूरे के पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसमें ये देखा गया कि शुरू शुरू में सबका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था जब ये प्रॉब्लम सबके ऊपर आई। इटली का मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पर कि इटली में शुरू में वो वाली वीडियोस आती थी कि जहाँ पर लोग बालकनी में खड़े होके गाने गाते थे और कोई अपने अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। एक काफ़ी एक अच्छा माहौल, सौहार्द का माहौल बना हुआ था उस टाइम पे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद दूसरी वीडियो सामने आने लगी कि जिसमें कि ये दिखाई देने लगा कि वो लोग काफ़ी सारी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करने लग रहे थे, जो कि धीरे धीरे शुरू हुआ था। शुरुआत में किसी को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में जैसे जैसे जो लॉकडाउन का टाइम था वो बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका अकेलापन बढ़ता गया, जैसे जैसे और काफ़ी सारी समस्याएं बढ़ती गई, वैसे वैसे काफ़ी सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं उनके सामने आने लगी। सो ये प्रॉब्लम सिर्फ इटली में नहीं, सिर्फ चाइना में नहीं, ये हर एक जगह पे देखी गई है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती ही गई है, सबके साथ बढ़ती गई है। तो आज जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये हम समझना चाह रहे हैं कि किसी को या किसी के परिवार में अगर कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, तो वो पहली बात कि उस आदमी स्वयं को कैसे पता चले कि उसको क्या है। उसके बाद उसके आसपास जो लोग हैं उनको कैसे पता चले कि इसको कोई मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरा जो सबसे मेन चीज है कि मुझे कैसे पता चले या किसी को कैसे पता चले कि उसको या मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कि ये डिप्रेशन है, एंजाइटी है या स्ट्रेस है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ जो देखी गई है अभी पीछे काफ़ी टाइम से, कि लोगों ने ये शब्द डिप्रेशन, एंजाइटी, जो कि प्रॉब्लम आपकी मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और काफ़ी गंभीर हैं, जिसके चलते कभी-कभी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसको एक बड़े ही नॉर्मल और बड़े ही साधारण तरीके से लोग यूज़ करने लगे हैं कि यार मैं उसकी बात सुन रही थी और मुझे तो डिप्रेशन हो गया। और कई बार लोग इंसोम्निया, जो कि एक और बड़ी गंभीर समस्या है, उसको भी कोई कोई बोलता है कि मैं कल रात सो नहीं पाया, मुझे लगता है मुझे इंसोम्निया हो गया है। ये जो बड़ा इस चीज़ को काफ़ी इजीली ले लिया जाता है, इसको ऐसा एज एन एडजेक्टिव यूज़ करने लगते हैं पब्लिक में। तो इसकी गंभीरता जो है उस पे सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज हमने अपने पैनल में बुलाया है डॉक्टर संजय को, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर सुजाता को, जो कि एक काउंसलर हैं। वेलकम आप दोनों को। सो हम सबसे पहले आज चालू करेंगे ये बात कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, क्या ये एक ही चीज है या ये अलग अलग चीज है? तो हम शुरुआत करेंगे सुजाता जी के साथ। थैंक यू सुमित। मैं बात यहाँ से शुरू करूँगी कि एंजाइटी, जैसा आपने बताया कि सचमुच समस्याएं बहुत गंभीर हैं, और जिस तरीके से आजकल इस इन टर्म्स को का उपयोग किया जाने लगा है, ये वाकई गंभीर है। और इसकी सही में स्थिति क्या
है और इसको किस तरीके से पहचाना जाए, और ये सारे क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये सारे जो जिन टर्म्स को आपने यूज किया, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन अगर आप देखें तो सीवियरिटी का डिफरेंस है इन सब में। ये एक तो बिल्कुल ही नहीं है, सब बिल्कुल अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स हैं। और अगर इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें साइकोलॉजी के हिसाब से, तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। राइट। अगर मेजर क्लासिफिकेशंस देखें तो दो तरीके के डिसऑर्डर्स हम लोग देखते हैं साइकोलॉजी में। साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और दूसरे न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, उनकी सीवियरिटी, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें ओरिएंटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लगभग ख़त्म हो जाता है रियलिटी से। और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं इनमें थोड़ी सी इंसाइट अब एक क्लाइंट में होती है, ये ट्रीटेबल है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है काफ़ी हद तक। और इनको काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से इन डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। तो मैं अगर शुरू करूँ एंजाइटी से, तो एंजाइटी के लक्षणों की अगर मैं बात करूँ तो एंजाइटी कोई भी ऐसी चिंता जो अकारण हो रही है, कोई कारण उसका कुछ इस तरीके का वस्तुनिष्ठ कारण आपके पास नहीं है, लेकिन आपको चिंता बनी हुई है। और ऐसी स्थितियों में भी आपको चिंता बनी हुई है जो दूसरे लोगों के लिए चिंताजनक नहीं है। जैसे ऐसी स्थितियों में जिनमें जो सामान्य लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो किसी तरीके की चिंता महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप चिंता महसूस कर रहे हैं, मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं है। वो जो भी घटना है या वो जो भी सीन है, वो जो भी परिस्थिति है, उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लगातार चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपको एंजाइटी। और रीजन ज्यादातर वेग होता है, आपको पता नहीं होता कि किस वजह से आपको चिंता हो रही है, लेकिन एक इरिटेशन जैसा आपको हमेशा बना रहता है, तो हम उसे एंजाइटी डिसऑर्डर बोल सकते हैं। और अगर डिप्रेशन की बात करें तो इससे सीवियरिटी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता बढ़ रही है। आप ज्यादातर समय निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, जिसे आप होपलेसनेस बोलते हैं कि कई बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची हुई है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी मदद कर सकता है, या आप खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते। और कोई आशा नहीं है अभी जीवन में, आगे कुछ भी होने की संभावना नहीं है, कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और मेरी एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्थलेसनेस, मेरी जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं है, इस दुनिया में मेरी कोई उपयोगिता नहीं है। तो इस तरीके की चीजें अगर आप महसूस करने लगे, और तो आप ये कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ठीक है। और अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस के जो रिएक्शंस हैं वो ज्यादातर फिजिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको लगातार एक मैं बोलूं अगर, तो आपको लगातार एक सिर में दर्द बने रहना, इसके साथ ही साथ आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो हो जाना। ठीक है। और इस तरीके की स्थिति अगर आपके साथ है तो आप कह सकते हैं, मतलब जहाँ रिस्पॉन्सेज कारण साइकोलॉजिकल है, लेकिन जो रिस्पॉन्सेज है वो ज्यादातर टाइम फिजिकल है, तो आप कह सकते हैं कि आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं। तो ये थोड़ा माइन्यूट अंतर है, थोड़े थोड़ा डिफरेंसेस हैं इन तीनों चीजों में। और मैं अगर साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस की बात करें तो ये चीज, जैसा कि अभी सुमित ने बताया कि एक रात अगर नींद नहीं आई और हम अगर उसे इंसोमिया कह दें तो ये सही डायग्नोसिस नहीं है, उसको इस तरीके का टर्म देना गलत है। एक दिन अगर मैं उदास हूँ, आज मेरा रिजल्ट आया और इस रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना मैंने स्कोर नहीं किया। ठीक है। और ये चीज, ये जो उदासी है या जो निराशा है, ये 2-3 दिन तक अगर मेरे अंदर बनी हुई है तो हम इसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया है, जो मनोवैज्ञानिक मापदंड है, उन मापदंडों पर अगर ये नहीं आ रहे हैं उतने समय तक, अगर आपके अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मतलब हम लोग ज्यादातर न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में मानते हैं कि 15 डेज तक ये लक्षण, कि 15 दिनों तक अगर इस तरीके के लक्षण अगर आप में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं, या थोड़ा कम और ज्यादा अगर आपने 15 दिनों तक कम से कम अगर ये बने हुए हैं, तब हम इसे क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। तब हम ये बात कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आप एंजाइटी के, या आप में स्ट्रेस है। ये बात जब तक 15 समय नहीं बीत जाए, ये 15 दिनों की अवधि जब तक नहीं बीत जाए, तब तक ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। तो जब भी कभी इस तरीके के लक्षण अगर आप में महसूस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा इंतजार करें, उसको अपने आप, उसको थोड़ा टाइम दें, अपने आप को थोड़ा समय दें। और अगर लंबे समय तक ये सिम्टम अगर आपके साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको मनोवैज्ञानिक सलाह की जरूरत पड़ सकती है। ओके। सो अभी एक चीज और देखी गई है संजय जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस चीज में, कि एक चीज और अभी देखी गई है कि काफी सारे लोग, क्योंकि ये समस्या कुछ ऐसी है कि सब इससे गुजर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये एक पूरा विश्व में एक ही
तरीके की समस्या चल रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस टाइम पे एंग्ज़ियस होना, क्योंकि लोगों की नौकरी छूट रही है, लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लोग अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों, अपने पति पत्नी से दूर है, अपने बच्चों से दूर हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी समस्याएँ हैं कि जहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि दिखाई दे रही है और सबको प्रॉब्लम हो रही है। सो इस सिचुएशन में एंग्ज़ियस होना, किसी को एंग्ज़ायटी फ़ील करना, क्या वो स्वाभाविक है या वो प्रॉब्लमैटिक है, या वो एक रेड फ्लैग है कि हाँ, अगर ये चीज़ उसको चल रही है, क्या इस चीज़ को हम ये मान के चलें कि इस टाइम पे, जैसा कि सुजाता बोल रही थी अभी, कि अगर वो चीज़ सबको हो रहा है या वर्ल्ड में अगर वो कोई दूसरों को प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम लग रही है, तो वो अगर एंग्ज़ायटी मुझे दे रही है, जैसे कि अगर मेरी नौकरी छूट गई, तो वो मुझे एंग्ज़ायटी दे रही है। क्या पता किसी और के पास ज़्यादा सेविंग हो, मुझसे ज़्यादा सेविंग हो, मेरे पास नहीं है सेविंग, राइट? तो वो मुझे एक अलग तरीके की एंग्ज़ायटी देगी देन टू अनदर पर्सन। सो क्या ये स्वाभाविक है? क्या इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको कैसे डील करना चाहिए? बिल्कुल। अ, अभी डॉक्टर सुजाता ने एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बहुत विस्तृत रूप से बताया। अभी सुमित जी, जो आपका सवाल है कि इसे जो इस टाइम लोगों को असहजता हो रही है, जो लोग दबाव, तनाव महसूस कर रहे हैं, उसको स्वाभाविक माना जाए या लगता है कि उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है? जी। तो जैसी परिस्थिति पूरे विश्व में बनी है, वो सब ने झेला है और सब अभी आज भी सारे लोग उसका सामना कर रहे हैं और निश्चित रूप से सबके ऊपर इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। तो एक शब्द अभी नया-नया हमें सुनने को मिल रहा है कि न्यू नॉर्मल। हाँ, अब न्यू नॉर्मल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो पिछली परिस्थिति थी, जो दिसंबर के पहले की परिस्थिति थी, जब चीन के वुहान सिटी में इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, वो नॉर्मल और आज एक नया नॉर्मल है कि आज सारे लोग थोड़े से उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। तो हम जब मनोविज्ञान में हम जब एक मानक की बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अगर जैसा सारे लोग महसूस कर रहे हैं, अगर अगर उसे उसे हम कह सकते हैं कि वो एबनॉर्मल नहीं है या वो असामान्य नहीं है। ओके। तो एक नया जो टर्म आया है, एक न्यू नॉर्मल, सारे लोग परेशान हैं। तो ये बहुत घबराने की बात नहीं है, ये सब पे है। लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत रूप पर, जैसा सुमित जी आपने कहा कि मैं तनाव, अगर मुझे असहजता हो रही है, मैं हुँ, समस्या की अनुभूति या समस्या महसूस कर रहा हूँ, तो उसको गंभीरता से तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर न्यू नॉर्मल के लिए भी हमें न्यू नॉर्मल से अडॉप्ट करने के बीच में हमें लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पे लोगों को करें, चाहे सामाजिक तौर पे करें। न्यू नॉर्मल बिल्कुल न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल सारे लोग समस्याओं की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन अडॉप्ट करने के लिए लोगों को हमें सहयोग देना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि अगर कोई अपनी बात कह रहा हो, कोई अपनी समस्या की अभिव्यक्ति कर रहा हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। हमें उसको राइट। सपोर्ट करना है, हमें उसको नए एनवायरनमेंट के लिए तैयार करना है। अगर वो तैयार नहीं है तो सारे लोग एक साथ तैयार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुँ, न्यू हुँ, नॉर्मल है, परिस्थितियां सबके लिए बदली हैं, तो अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि हम सरवाइव तभी कर पाएंगे, क्योंकि हम कोरोना या जो विश्व में महामारी है, हम व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई इसमें असहज महसूस कर रहा है, तो वो समस्या है, उसको सहयोग और समर्थन की जरूरत है। सुमित जी। ज़रूर। सो इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है कि एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और आपका स्ट्रेस, ये कब जाके क्रिटिकल हो जाता है? जैसे कि अभी हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये न्यू नॉर्मल है, कि एंग्ज़ायटी होना थोड़ा-सा नॉर्मल है, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो नॉर्मल है। लेकिन ये किस स्टेज पे जाके ये क्रिटिकल हो जाता है, जहाँ पर कि आपको किसी की मदद लेनी ज़रूरी पड़ सकती है? अ, इन तीनों जैसा मैं पुनः इस बात को कहूंगा कि डॉक्टर सुजाता ने इनके कैसे इनको पहचाना जाए, उसके बारे में आप
उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने 15 दिन का बताया कि 15 दिन अगर डिप्रेशन को डायग्नोस करना है कि जी एक दिन अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपको 2 दिन नींद नहीं आती, अगर आपका एक दिन दिनचर्या अगर सामान्य नहीं है, 2 दिन सामान्य नहीं है, तो हम वो आपके कंसीडर करने की बात जरूर है, लेकिन हम उसको विषाद या डिप्रेशन डायग्नोस करें, ये उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। एपीए का एपीए का एक कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जिसका मनोवैज्ञानिक पालन करते हैं। और भी गाइडलाइंस है, लेकिन भारत में मूल रूप से एपीए का पालन होता है। उसके नॉर्म्स हैं कि 15 दिन होगा तो अगर 15 दिन तक वर्थलेसनेस या नींद नहीं आना, एपिटाइट या दिनचर्या में भारी परिवर्तन हो रहा है तो जी समस्या है। अब जैसे ही डिप्रेशन डायग्नोस होता है, तो अगर आप डिप्रेशन की जो सीमा है उसको लांघते हैं कि अब 15 दिन क्रॉस हो गया, फिर भी आप वर्थलेसनेस, होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस की अनुभूति कर रहे हैं, तो जिस दिन से डिप्रेशन डायग्नोस हो रहा उस दिन से ही ये आपके कंसर्न का जो आसपास लोग हैं उनके चिंता का विषय होना चाहिए। और ये जितनी वर्थलेसनेस, आपकी जितनी होपलेसनेस या आपकी नेगेटिविटी आप जितना ही अधिक दिनों तक च्यू करेंगे जी उतना ही घातक होता जाता है और व्यक्ति का अपने आप से विश्वास उठता जाता है ना। जिसको हम अगर ये 15 दिन के बाद अगर 1 महीने का होता है, 2 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है, लोग सालों डिप्रेशन में रहते हैं। जी जी तो मैं कहूंगा इसका कोई क्वांटिफाई करना इसको थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, लेकिन जितनी ही इसकी अवधि बढ़ती है व्यक्ति अपने ऊपर से विश्वास, अपने अपने फ्यूचर से विश्वास खोता जाता है और हर बढ़ते दिन के साथ वो एक खतरे में पड़ता जाता है। एक शायद कब उसके साथ एक तरह से हम जिसको कह सकते हैं ना कि स्क्वायर होती जाती है उसकी प्रॉब्लम्स, है ना। राइट ये राइट बढ़ रही है, रोज की रोज बढ़ रही है। इस तरह अगर हम दुश्चिंता, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, जी एंजाइटी एक टाइम के बाद वो जनरलाइज एंजाइटी, जिसको हम जीएडी कहते हैं, जनरलाइज एंजाइटी के रूप में परिवर्तित होती है। उसका समय 6 महीने है कि लगभग 6 महीने तक अगर आपने दुश्चिंता या एंजाइटी का अनुभव किया तो उसका भी रूप इसी तरह से होता है, जिसको जैसा जैसा सुजाता ने कुछ डॉक्टर सुजाता ने कुछ सिम्टम्स भी बताए जी कि व्यक्ति एप्रीहेंसिव, हमेशा एप्रीहेंसिव रहता है, डरा डरा सा महसूस करता है। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने बताई कि जी आपको ये जरूरी नहीं है कि पता हो कि आपको एंजाइटी किस बात के लिए हो रही है। तो एंजाइटी के लिए बड़ी खतरनाक चीज है कि हम्म, स्टिमुलस आर जनरली नॉट नोन, है ना। उन्होंने इस बात को कहा कि स्टिमुलस किस बात से दुश्चिंता हो रही ये पता होना जरूरी नहीं है। इसलिए सामान्य तौर पर लोग पहचान नहीं पाते, पूछते हैं क्या हुआ, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अजीब सा लग रहा जी जी है ना। तो इस मन तरह की घबरा रहे बातें लोग, हाँ, मन घबरा रहा, जी अजीब अजीब सा हो रहा। बहुत बार आपको लोग हम्म कहेंगे अजीब अजीब सा हो रहा, कहीं मन नहीं लग रहा। हम्म तो हम्म जनरलाइज एंजाइटी तक पहुंचने के लिए, एंजाइटी से सामान्य एंजाइटी से जनरलाइज एंजाइटी तक जाने तक का भी सफर, और उसके बाद का सफर अगर 6 महीने की बात के लिए जाता है तो हमें एक वेकअप कॉल है कि अगर ये जीएडी हमने डायग्नोस कर दिया तो ये वेकअप कॉल है कि तुरंत हमें जो भी हमारे आसपास है, और एक सामान्य तौर पर बिहेवियरल लेवल पर या व्यवहारिक स्तर पर आप सामान्य तौर पर व्यक्ति के दिनचर्या में परिवर्तन देख पाएंगे। उसके खाने पीने सोने हर जगह आपको दिखेगा वो। राइट और जहाँ स्ट्रेस की बात है तो स्ट्रेस क्रॉनिक इस, जैसा सुजाता ने, डॉक्टर सुजाता ने इसको भी एलाबोरेट करने की कोशिश की कि स्ट्रेस फिजिकल रिएक्शन है। सामान्य तौर पर व्यक्ति का वाह जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं उसके प्रति फिजिकल रिएक्शन है ना। जी कि व्यक्ति इसमें इसमें भी ऐसा होता है कि व्यक्ति इमोशनल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं भी करता है, जैसे इरिटेशन होता है उसको। और क्रॉनिक लेवल होने का एक खतरा बहुत बड़ा है इसके साथ, जिसको हम जब जिस घटना की वजह से स्ट्रेस हो रहा, हम उसको स्ट्रेसर्स बोलने लगते हैं, हम उसको स्ट्रेसर्स बोलते हैं कि जी जिन स्टिमुलस या जिन घटनाओं के कारण व्यक्ति को तनाव होता है वो स्ट्रेसर्स हैं। और स्ट्रेसर अगर लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करते रहे तो एक शब्द होता है, उसके लिए एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसको लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, है ना। जैसे हमारे आसपास रोज कोई आता, तेज से हॉर्न बजा देता, ट्रक जाता है, तो हम्म एक स्थिति होती है कि हम एकोमोडेट करने लगते हैं। लर्न हेल्प, हम कुछ यूज टू कर इट नहीं सकते इस चीज कि के वो हो रहा है हमारे बगल से, हाँ,
यूज्ड टू होते हैं, लेकिन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिए कि आपकी जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं, इमोशनल लेवल की प्रतिक्रियाएं हैं, वो सामान्य से उनका डिविएशन हो जाता है। तो राइट। क्रॉनिक स्ट्रेस भी होना व्यक्ति के सामान्य जो फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन को प्रभावित करता है, तो इनको भी ये क्रॉनिक हो और व्यक्ति उन तनाव के साथ जीना सीखे, उन स्ट्रेसर्स के साथ जीना सीखे, उसके लिए हमें जरूर कदम उठाने चाहिए। राइट। नहीं तो इसके शारीरिक लेवल पे और मानसिक लेवल पे दुरानी परिणाम हो सकते हैं। सुमन जी। थैंक यू। तो अब इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है मेरा, वो ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको इसके बाद हमें पता चल गया कि हमें 15 दिन अगर हमें लगा कि हम थोड़े से दुखी हैं, अगर हमें कभी चिंता का नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या समस्या हो रही है, लेकिन मन शायद बहुत बुरा लग रहा है, चाहे हम बिस्तर से उठने का नहीं मन कर रहा है, हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अब जब हमें ये अगर पता चल गया है और ये 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए हैं, अगर हमें ये लग गया है कि हाँ शायद हमारे साथ कोई समस्या है, तो हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है? तो सबसे पहले मैं सुजाता जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है और किसके पास कब जाना पड़ता है? ओके, देखिए, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में मैं पहले डिफरेंस बता दूं। इनमें क्या अंतर है। जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस एमडी किया है, जो मेडिसिन की लाइन से आ रहे हैं, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट वो बनते हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट जो है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और जो नॉर्मल जो साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, इन्होंने साइकोलॉजी स्टडी किया होता है। ये साइंस, सोशल साइंस और आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं और इन्होंने साइकोलॉजी को स्टडी किया होता है और इनकी ट्रेनिंग होती है, स्पेशली इनकी ट्रेनिंग क्लिनिकल सेटअप में इनकी ट्रेनिंग होती है, तब ये साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या काउंसलर बनते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है कि जो डॉक्टर्स हैं वो साइकियाट्रिस्ट हैं और इसके अलावा जो साइकोथेरेपिस्ट जिनकी ट्रेनिंग क्लिनिकल सेटअप में है लेकिन स्टडी उन्होंने आर्ट्स और सोशल साइंस बैकग्राउंड से किया है, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये इनमें मेजर डिफरेंस है। और दवाई जो मेडिसिन है, दवाई देने का जो अधिकार है वो साइकोलॉजिस्ट को, साइकोथेरेपिस्ट को नहीं है, वो साइकियाट्रिस्ट को ही है। तो मेडिसिन हम नहीं करते, मेडिसिन साइकियाट्रिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो पहला प्रश्न आपने पूछा कि कब ये समझ में आना चाहिए, कब ऐसा लगना चाहिए कि हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, तो मैं एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात बताऊं आपको कि कई बार जो व्यक्ति समस्या से जूझ रहा होता है उसकी ये बात कम समझ में आती है कि उसको किसकी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आइसोलेट रहना पसंद करता है। क्योंकि जिस तरीके के डिसऑर्डर्स की बात हम लोग कर रहे हैं अभी, डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, इसमें ज्यादातर टाइम हम आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, लोगों से अलग 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 रहते हैं। तो लोग जो आपका परिवार है, जो आपका फ्रेंड सर्किल है, ये लोग आपने चेंजेस महसूस करते हैं। तो ज्यादातर टाइम पे आपको जो हमारे पास पेशेंट्स आते भी हैं, जो क्लाइंट्स हमारे पास आते भी हैं, जो सीवियर लाइक डिप्रेशन जिन लोगों को हम डायग्नोस करते हैं या एंजाइटी वगैरह जिनको हम डायग्नोस करते हैं, अक्सर उनके साथ कोई आता है जो उनको लेकर के आता है। क्योंकि जब हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को परिभाषित करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ ये सीवियरली अफेक्टेड होती है जब आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। हम लोगों के पास जो पेशेंट्स आते हैं ज्यादातर उनके कोई रिलेटिव या उनके फ्रेंड्स कोई उनको बताते हैं कि आपको जरूरत है। और आप अपने आप पता करने की जो बात है उसमें जब आपको ये लगने लगे कि अब आप अपने आप की हेल्प खुद नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैंने डिप्रेशन में भी बताया कि हेल्पलेसनेस फील होती है। हेल्पलेसनेस बहुत वाइड टर्म है, मैं तो खुद मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मेरी परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति भी मेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन उसमें भी अगर इंसाइट अगर थोड़ी बहुत बची हुई है अभी, ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आती है कि ये जो, और इंसाइट का मतलब ये है कि हम ठीक कितना होना चाहते हैं। अगर ये इंसाइट आप में है कि ये जो चीजें हैं इनको किसी की हेल्प से सुधारा जा सकता है या हम वापस बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं इन सारी चीजों के लिए, तो हमें साइकोलॉजिस्ट की हमें जरूरत है, साइकोलॉजिकल हेल्प की हमें जरूरत है। ये बात खुद ही समझ में आने लगती है। और ज्यादातर केसेस जो है वो हो करके आते हैं, ठीक है, कि आप एक्चुअली दिखाते जनरली फिजिशियंस को दिखाते हैं लोग, ठीक है। जब वो फिजिशियंस को दिखाते हैं तो वो रेफर करते हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास, ज्यादातर केसेस तो रेफर्ड केसेस होते हैं हम लोगों के पास में। तो
अगर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि हमारा जो परिवेश है इसमें अगर आप काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो पागलपन वाला जो टैग है वो बहुत बड़ा जी टैग जी है, वो बहुत बड़ा टैबू है। तो हम अपने आप अप्रोच नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता है, कई बार पेशेंट्स को पता होता है लेकिन वो अपने आप अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सामान्य है ये चीजें, और आजकल जिस तरीके का परिवेश है उनमें इस तरीके की चिंताएं या तनाव या अवसाद होना भी सामान्य है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए जिस भी तरीके की सहायता आप प्राप्त करना चाहते हैं, सारी सहायताएं भी उपलब्ध हैं, तो उनको और इस तरीके के जो बाध्यताएं हैं या जो इस तरीके के जो बैरियर्स हैं हमारे दिमाग में, उससे निकलने की जरूरत है। थैंक यू। अब संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैं कुछ ऐड करूं इसमें, जी जी अगर आप जरूर 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 जरूर। ओ, जैसे डॉक्टर सुजाता ने कहा कि डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो तो जवाब पूरा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कई केसेस में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों साथ काम करते हैं जी और एक टीम होती है ना। तो जी अगर जी आपको ज्यादा बेहतर हो कि इस टीम के थ्रू अगर आप देखे जाते हैं, इस टीम के थ्रू अटेंड कर किए जाते हैं, तो ऐसा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी है बहुत जगहों पर ये लोग, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। कुछ चीजें साइकोलॉजिस्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर होती हैं और कुछ साइकेट्रिस्ट शायद उतना अनुभव जो साइकोलॉजिस्ट के पास, कम से कम अनुभव, मनोविज्ञान का अनुभव ज्यादा होता है, मनोविज्ञान का अध्ययन ज्यादा होता है डिग्री लेवल पर। राइट तो ये कभी कभी अलग की अपेक्षा कहा जाए, अगर एक टीम, कहीं ऐसी टीम हो जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट एक टीम के रूप में काम करते हो, तो ये भी एक बेहतर उपाय है राइट जहाँ पे बेहतर तरीके से आपकी समस्या को समझा जाएगा और कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल इसको हम कह सकते हैं। राइट। बेहतर होगा कि इस तरह का सुविधा मिल जाए आपको। ओके, तो संजय जी एक आपसे और सवाल है कि इसमें आपके सिम्टम्स जो हर एक इंसान है, हर एक इंसान के जो साइकोलॉजी है, जो उसकी विल पावर है, जो उसका अपब्रिंगिंग है बाहर, जो उसका आसपास का जो माहौल है, वो बहुत अलग है। हम सब अलग हैं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। क्या ये जो समस्याएं हैं, इनके जो सिम्टम्स हैं, क्या वो सेम होते हैं सब में, या किसी में वो सिम्टम्स अलग होते हैं? किसी में जल्दी दिखाई दे जाते हैं, किसी में लेट दिखाई देते हैं, किसी में शायद ना भी दिखाई देते हों। तो वो चीज़ क्या क्या सिम्टम्स अलग होते हैं या सबके सिम्टम्स सेम होते हैं? हम्म, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने सुमित जी। जी अ, अगर हम अपने डेवलपमेंट को ही देखें, किस तरह से एक बच्चे का, एक बच्चा एडल्ट बनता है, धीरे धीरे और भी ग्रो करता है, ओल्ड एज तक की हम बात करें, जब हम सबके जो डेवलपमेंटल फैक्ट कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो अलग होते हैं, सबके सब अलग अलग परिवेश में पलते हैं, तो हर समस्याओं से सामना करने की जो शक्ति होती है सबकी अलग अलग होती है ना। जी ये एक बहुत ही मशहूर मनोविज्ञान में सिद्धांत है जिसको हम लोग कॉग्निटिव अप्रेजल कहते हैं, जो लाजरस के द्वारा दिया हुआ सिद्धांत है। वो कहते हैं, वो तनाव के संदर्भ में, स्ट्रेस के संदर्भ में वो सिद्धांत है कि ये बहुत सामान्य सी भी बात हमें लगती है कि हमें तनाव उतना ही होगा जहां हमारे रिसोर्सेस, या थोड़े और सिंपल शब्दों में कहें तो अगर हमारे रिसोर्सेज हैं तो हमें तनाव कम होगा। तो राइट जिनके पास जितने कम रिसोर्सेज हैं, हम जैसे ही हमारे पास कोई तनावपूर्ण स्टिमुलस या उद्दीपक आता है, हमें तुरंत ये असेस करना प्रारंभ कर देते हैं कि इस तनाव से डील करने के लिए, सामना करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, है ना। जैसे आप रात में आ रहे हो, मान लीजिए आप लग रहा कोई पीछे से आ रहा जी और वो साइकिल से आ रहा है, अगर आप मोटरसाइकिल से हैं तो आपके पास तनाव होने का कारण कम है, क्योंकि वो आप उस तनाव को, आपके पास डील करने के लिए रिसोर्सेज बहुत है ना। राइट तो ये इसीलिए, और दूसरा अगर हम बात कहें तो मनोविज्ञान में हम लोग व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो हर व्यक्ति का समस्याओं के प्रति गंभीरता लेने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। कि राइट कोई व्यक्ति छोटी प्रॉब्लम को बहुत गंभीर ले सकता है और उसी समस्या को एक एक व्यक्ति कम गंभीरता के रूप में लेता है। जैसे
हमने कई डिबेट्स देखी, या अब एक सामान्य एग्जांपल आप बच्चों के रिजल्ट्स ले लीजिए, जो जी परिणाम आते हैं। हजारों बच्चे एग्जाम में फेल होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक सुसाइड कर लेते हैं, है ना, कुछ एक अपने आप को क्षति पहुंचा लेते हैं। तो राइट ये इसी तरह का ये कई कारणों से हो सकता है कि ये हमारे डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होता है, किस तरह का हमें परिवेश मिला है, किस तरह से हमारे पेरेंट्स ने, हमारे केयर गिवर्स ने किस तरह से हमें ट्रेन किया है। अगर आपके पास ऐसी समस्या आएगी तो आप सामना कैसे करेंगे। कुछ राइट लोग छोटी समस्या को कैटास्ट्रोफी या बिल्कुल महाविपत्ति की तरह मान लेते हैं। जी जैसा आपने इस कोरोना के दौरान भी देखा कि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया, कुछ लोग छत से कूदकर, अस्पताल से भागकर, या सुसाइड भी कुछ लोगों ने कर लिया। जी तो ये आपका सवाल बहुत ही गंभीर है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक समस्या का परसेप्शन हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होता है, और ये डिप्रेशन और स्ट्रेस और दुश्चिंता तीनों पर लागू होता है कि हमारे सामने जब समस्या आती है तो हमें उसके मूल्यांकन करने या उसके कॉन्सिक्वेंस को समझने की क्षमता अलग-अलग होती है। ये एक और बहुत महत्वपूर्ण थ्योरिस्ट है जिसको एलिस का नाम आपने सुना होगा, जी कि उन्होंने रैशनल इमोटिव थेरेपी की बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस के बाद हर घटना के लिए एक एंटीसीडेंट होता है, उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस तो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन उसमें जो अगली बात है वो बिलीफ्स की बात है। उस कॉन्सिक्वेंस को आपके बिलीफ्स ने कितना सीवियरली लिया। राइट अगर आपने बिलीफ्स फॉल्टी बनाया तो आप नेगेटिव बिहेवियर कर सकते हैं। और बिलीफ्स, अगर आपने कहा कि फेल होने के बाद, जैसे फेल होना कि अगली बार पास हो जाएंगे, फेल होना 10वीं में फेल हुए हैं तो अगली बार पास हो जाएंगे, एक जी एक बिलीफ ये है। जी दूसरा बिलीफ हो सकता है कि अब बचा क्या। तो अब क्या हो सकता है निश्चित रूप से घटना एक ही हो रही है, जी जी लेकिन उसके 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 प्रति रिएक्शन अलग अलग हो रहे हैं। जी। राइट ठीक सो अब अगला क्वेश्चन मैं सुजाता जी आपसे जानना चाहूंगा कि जी क्या ये समस्याएं क्या ये समस्याएं जीन में चलती हैं, क्या ये समस्याएं हैं माता पिता से होती हुई बच्चों में जाती हैं, हम्म फैमिली हम्म टू फैमिली चलती है, क्या कोई हम्म प्रोन हो सकता है कि मुझे ज्यादा मैं प्रोन हूं क्योंकि मेरे कभी दादा जो मेरे दादा थे वो डिप्रेशन के शिकार थे, वो डायग्नोस हुए थे और उन्होंने या जी तो सुसाइड कर लिया था या मेरे भाई ने कभी जी सुसाइड कर लिया, राइट, डिप्रेशन के चलते, हम्म जो कि मेरे घर में समस्या है। सो यहाँ पर एक चीज और देखा जाएगा कि हमारा जो परिवार है वो एक ही है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है वो एक रही है। सो अगर किसी के हम्म भाई ने, किसी के फैमिली मेंबर ने अगर करा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट उनको भी लगेगा कि हाँ शायद मैं भी प्रोन हूँ डिप्रेशन के, शायद मैं भी इतना कमजोर हो सकता हूँ अंदर से। सो वो एक अंदर भी सवाल आ सकता है। तो एक ये चीज क्लियर करने की बहुत जरूरी है कि क्या ये चीज जीन्स में चलती है, क्या ये चीज पारिवारिक है। सो ये हम्म सुजाता जी मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा आप इस पे। बिल्कुल। तो जी सुमित, जी मैं जवाब देना चाहूँगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्पेशली उसको कलर करते हैं कि ये जो इनके पेरेंट्स को या इनके सिबलिंग्स को या पेरेंट्स के पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को किसी को इस तरीके की समस्या हुई है क्या, जी या उनके और जो रिलेटिव्स हैं किसी को अगर इस तरीके की समस्या हुई है क्या, तो ऑफकोर्स जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, प्रोनेस जो है वो बढ़ जाती है। हम लोग भी ये बात मानते हैं। और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, उनका रीजन कई बार ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन में कुछ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से, लाइक डोपामिन और सेरोटोनिन, ये वो उस तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो साइकोटिक इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक राइट स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस तरीके की, जिसमें आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस होते हैं, इस तरीके के डिसऑर्डर्स के लिए ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये तो बिल्कुल आप ये बात मान सकते हैं कि वो जेनेटिक भी हो सकते हैं। लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो आपने ये बात अभी रेज की, कि हमारे परिवार में अगर किसी को इस तरीके की
बीमारी, कभी कोई मानसिक बीमारी या मानसिक विकृति अगर कभी रही है, तो उसके होने की संभावना हमें बढ़ जाती है। ठीक है? जी, ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मुझे हो, लेकिन अगर वो है तो उसका कारण कहीं न कहीं हम उसे रिलेट करते हैं कि इसके परिवार में अगर कभी इस तरीके की विकृति रही है, इस तरीके की समस्या अगर कभी रही है, तो उसमें होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर माँ को है, तो बच्चे को होने की संभावना उसमें बढ़ जाएगी। या आप वैसे ही देख लें, अगर परिवार में अगर कोई भी व्यक्ति जो असामान्य व्यवहार कर रहा है, जो सामान्य व्यवहार नहीं है, तो हम, जी, क्योंकि हम जो बढ़ रहे हैं, जो हम ग्रो हो रहे हैं, हमें जिस तरीके से मैच्योरिटी या हमारा जो सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसमें बहुत सारे कारक हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हाँ, फैमिली उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली पहली इकाई है जहाँ से हम ज्ञान लेना शुरू करते हैं, जिसको हम देखना, जिसको ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं। हाँ, तो वहाँ पे अगर इस तरीके की चीजें हैं जो आपकी आँख के सामने हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ग्रैंड पेरेंट को रहा हो, लेकिन ग्रैंड पेरेंट अभी दादाजी आपके हैं, हमारे हैं नहीं हमारे सामने, लेकिन अगर मुझे पता है कि उनको हुआ है या फैमिली में कभी किसी को रहा है, तो भी होने की संभावना है। और अगर वो अभी है, अगर वो एग्जिस्टिंग है, वो जो बीमारी है जो मेरे परिवार में अगर अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। क्योंकि हम कई बार जब हम बच्चे होते हैं, तो बच्चा लर्न कैसे करता है, बैंड्यूरा का थ्योरी है कि हम लोग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं, हम देख करके चीजें सीखते हैं। जी। तो उससे भी वो चीज आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ठीक इसी है, में जुड़ता हुआ तो एक ये बात सवाल, जी इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल जो अभी मेरे ध्यान में आया है कि जैसे आपने जी बोला कि अगर कोई किसी को देखे तो उससे इसकी क्या कहते हैं वो बढ़ जाती है कि हाँ ये होने की संभावना जी संभावना बढ़ जाती है। तो क्या ये अ, जैसे कि अगर मैं इसको बोलूं कि क्या ये लोगों से फैल सकती है? क्या ये अगर मान देखिए, के ये कोई चले कि संक्रमण अगर नहीं है, मैं इसको ये नहीं जी अगर मान के चलें कि आप किसी के साथ रहते हैं, आपका वो परिवार नहीं है, आप किसी के साथ में घर शेयर करते हैं, आप किसी के साथ में अपने घर से हम्म, दूर रहते हैं और आप 24 घंटे उनके ठीक साथ है बिताते हैं। आप ऑफ़िस भी साथ में, हम्म, ऐसा अक्सर होता है कि आप ऑफ़िस में किसी के साथ रहते हैं, आप उन्हीं के साथ घर भी ले लेते हैं। तो आप अगर जी किसी जी के जी जी साथ रह रहे हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिता रहे हैं, आप उतना ही टाइम बिता रहे हैं जितना आप अपनी फैमिली के साथ बिताएँगे, शायद उससे ज़्यादा कभी-कभी। तो अगर या हम्म, आपके पार्टनर के साथ हो सकती है या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड को, किसी को भी अगर ये कोई समस्या है, तो क्या वो आपको इफ़ेक्ट करेगी या वो समस्या आप में संभावना को आपके होने की संभावना को बढ़ा देगी? ओके। इसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि देखिए, इसमें आपकी जो मानसिक परिपक्वता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको ये बात पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, वो किसी समस्या से ग्रसित है, ठीक है? जी, सपोज़ आपका पार्टनर है, क्योंकि अगर इस तरीके से बात करें, तो जो हमारे केयर टेकर्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, ठीक है? अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो हम लोग बात करते हैं, उनके केयर गिवर्स भी होते हैं। तो केयर गिवर्स को भी कई बार बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति किसी, बल्कि फिज़ियोलॉजिकल बीमारियाँ ही ले लीजिए आप, जो नॉर्मल जो बीमारियां हैं, लाइक कैंसर पेशेंट हैं, जो एड्स पेशेंट है, इस तरीके की जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है पेशेंट, उनके जो केयर गिवर्स हैं, कई बार साइकोलॉजिकल सिम्टम्स या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वगैरह उन लोगों में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी मानसिक परिपक्वता कितनी है, वो उस बीमारी को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये कोई संक्रमण है जो साथ रहने से फैल सकता है, इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये कि आपका परसेप्शन उसके लिए कैसा है, ठीक है? जी, अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके सभी पहलुओं को जानते हैं, और अगर आप सभी पहलुओं को जानते हैं, तो ऑफकोर्स आप अपने आप को बचा लेंगे। जी, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजियोलॉजिकल जो संक्रमण है, उसकी तरीके से ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर परिवार में किसी को है, तो होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना को ये बढ़ा देता है। राइट। सो अगला सवाल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूँगा, इसी को हम थोड़ा-सा कंटिन्यू करेंगे कि जैसा आपने बोला कि हाँ, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं या कोई अगर किसी की हेल्प कर रहा है, तो आपको इसके पहलू को जानना बहुत ज़रूरी है, आपको इस समस्या को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी बोला कि क्या पता आप किसी के साथ रह रहे हैं, किसी के साथ घर में अगर आप रह रहे हैं या तो आप अपने परिवार में रह रहे हैं या अपने दोस्त के साथ आप एक मकान में रह रहे हैं। अगर उस तरीके की अगर हमारे पास एक सिचुएशन हो, तो वहाँ पर
इस चीज़ को लेके आपको क्या जानना ज़रूरी है? क्या फर्स्ट एड हो सकती है इस चीज़ को लेके कि अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहूँ, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई 15 दिन से बहुत डीमोटिवेटेड है, कोई 15 दिन से नहाया नहीं है, कोई 15 दिन से सो नहीं पा रहा है, कोई 15 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ में है या बहुत ज़्यादा सोच रहा है, स्ट्रेस में है, एंग्ज़ायटी में है या बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस है। अगर मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो मैं कैसे अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैं क्या फर्स्ट एड दे सकता हूँ इसमें या मुझे क्या करना चाहिए? ये प्रोटोकॉल क्या रहेगा? अ, पहले तो मैं डॉक्टर सुजाता के क्वेश्चन में जो पिछला उन्होंने जवाब दिया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपका अभी अपने तुरंत क्वेश्चन पूछा उस पर आता हूँ। जी, ये जो जो नेचर नर्चर का डिबेट है कि क्या ये जेनेटिक है या एनवायरमेंटल है, ये डिबेट बहुत लंबा डिबेट है हुँ, कि किसी को मनोवैज्ञानिक समस्या या मनोवैज्ञानिक विकृति के का क्या कारण हो सकते हैं। और सवाल बहुत अच्छा था कि क्या किसी को है तो क्या अगली पीढ़ी में जाने की संभावना है, रिलेटिव्स में है तो अगली पीढ़ी में जा सकता है। ये बिल्कुल जा सकता है, शायद सब जवाब भी उन्होंने बिल्कुल सधा हुआ दिया था। ये मनोविज्ञान का बड़ा डिबेट है, नेचर नर्चर का डिबेट। और दूसरा ये जो दोनों ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उस पर आ रहा हूँ कि किसी को देखकर अगर आपके आसपास कोई है या आपका कोई साथ रह रहा है, तो एक जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जो इमोशनल मैच्योरिटी, को बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी। आप कई बार आप देखेंगे कि अगर पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकल विकृति है, तो इस तरह से बच्चों को ट्रेन कर देते हैं, इस तरह से बच्चों को ट्रेन होने के लिए दबाव डालते हैं कि बच्चा कुछ न कुछ लक्षण तो विकसित कर ही लेता है ना? तो जी, अगर एडल्ट है तो इमोशनल मैच्योरिटी तो बात समझ में आती है। लेकिन बच्चों के केस में बच्चों पे थ्रेट ज्यादा होता है कि अगर बच्चों पे दबाव डाल के वही काम करवाए जाए जिस तरह पेरेंट्स अपनी विकृति के दौरान कर रहा है। सफाई, अगर मान लीजिए जो ओसीडी की हम बात करते हैं, उसमें अत्यधिक सफाई या अत्यधिक साफ सफाई का ध्यान रखते हैं जिसमें लोग, ये बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है और बच्चे को दबाव डाल के करवाया जा सकता है कि दिन में इतनी बार तुम्हें हाथ धोना है, दिन में इतनी बार तुमको कमरा साफ करना है। तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है, ये थ्रेट जरूर है। तो जेनेटिक रूप से तो है ही है, जो आपने कहा कि आसपास रहने से परिवेश का प्रभाव भी है, जो सुजाता ओके, जी ने जिसको एड्रेस किया मुझे लगता है। अब मैं अपने सवाल पर आता हूँ जो अभी आपने पूछा, जी। आ, कि जो रह रहा हो उसे वो कैसे पहचाने। मुझे लगता है मैं करेक्ट हूँ। जी, जी, जो रह रहा है किसी के ऑलराइट। साथ में, तो वो पहचान हाँ के हाँ एज़ अ फर्स्ट एड क्या हो सकता है कि सबसे पहले वो हेल्प करने के लिए क्या कर सकता है? हाँ। सबसे पहला जो काम है, पहचानना, है ना? कि पहचानना बहुत बार बहुत आसान होता है और बहुत बार बहुत ही मुश्किल होता है। अब आसान कब होता है? जब आप अपने लोगों के प्रति विजिलेंट रहेंगे, जब आपके साथ जो रह रहा उससे आपका सामयिक संबंध होगा, जब आप उससे दैहिक और जिस भी तरह के रिलेशंस हो, अगर आप फिजिकल इमोशनल जुड़े हैं तो पहचानना आसान है, तब आप विजिलेंट होंगे। अगर आप सिर्फ नोटिस कर रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारे संबंध में, लेकिन आप खाली नोटिस करते हैं, ना तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना तो विजिलेंट रह रहे हैं, उस दशा में पहचानना बहुत मुश्किल भी है। जी, कि ये हमने देखा भी है कि हमारे साथी तो रह रहा था, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन ये निश्चित रूप से जो विषाद में होता है, जो डिप्रेशन में होता है, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित होता है, वो कुछ न कुछ सिग्नल तो छोड़ता ही है। बस जरूरत है तो उस सिग्नल को कैच करने वाला होने की। कोई जब तक कैच, अगर आपके पास ऐसे लोग हैं तो बहुत फॉर्चुनेट हैं आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास आसपास आपके लोग हैं वास्तव में जिनका इम्पोर्टेंस है आपके हेल्थ को लेके, है ना? जी, कि आपको पहचान रहे हैं, आपकी समस्याओं को देख रहे हैं। तो फर्स्ट एड की बात तो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि हमें अपने लोगों को लेकर सिर्फ उनके साथ ही नहीं रहना है, उनके प्रति विजिलेंट रहना है। हमने अपने बच्चों को फोन दे दिए हैं, हमारे घर के लोग अलग अलग कमरों में सोते हैं, हो सकता है हमारे लिए मुश्किल लोगों सो रहा है कि जग रहा है, नहीं सो रहा है। तो हाँ, जो हाँ, विजिलेंट पेरेंट्स हैं, जो विजिलेंट स्पाउस हैं, उनको उनको अगर विजिलेंट है तो उनको देख के, आपके चेहरे के रिएक्शन से, आपके हाव भाव से, आपके बातों के प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीकों से लगेगा कि कुछ डिविएशंस है।
राइट। अब फर्स्ट एड के लिए देखिए, अभी ये रिसेंट रिसर्चेज कुछ कहती हैं, कुछ ऐसी रिसेंट रिसर्चेज हैं जो बड़े बड़े जर्नल्स में और बड़े प्रतिष्ठित जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, जिनके अनुसार 80% जो मनोवैज्ञानिक विकृतियां होती हैं उनको सामान्य फर्स्ट साइकोलॉजिकल एड देके ठीक किया जा सकता है। एक पेपर मैंने लैंसेट में पढ़ा कि जो 80% विकृतियां हैं, अब उसमें करना क्या है आपको, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग इज क्योरिंग, है ना। राइट। अगर आपने शेयर करने का माहौल बना दिया, आपने उनसे बात करवा ली, उनको उनके कंसर्न सुन लिए, तो मुझे लगता है कि आप फर्स्ट एड सबसे बड़ा यही है कि आप उनको पहचाने। जब पहचाना फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आप कहें कि आप उनको ऐसा परिवेश दें। ऐसा नहीं पूछना कि बताओ क्या हुआ, हाँ, आपको उनको कंफर्ट जोन में ले आना है कि वो आपसे अपनी बातें कहें। तो शेयर करवाना सबसे, आपको मनोवैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है। आप अगर एक संवेदनशील मनुष्य हैं, संवेदनशील ह्यूमन बीइंग है, तो आप ऐसा परिवेश दें, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, आप ऐसा परिवेश दें कि उस वो अपने कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को आप तक अभिव्यक्त करे, और इस अभिव्यक्ति के दौरान बहुत सारा उनको रिलीफ होगा। हो सकता है आपको साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक की सहायता तो अगर जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, जी, अन्यथा बहुत सारी केसेस में परिवार में, जिसको हम सोशल मेडिसिन भी कहते हैं, है ना, कि समाज ही हमारे लिए दवा का काम करता है, जी, जी, तो परिवार भी दवा का काम कर सकता है। परिवार भी शेयरिंग के थ्रू क्योर कर सकता है, जिसको हम शेयरिंग इज क्योरिंग एक शब्द देते हैं। तो ये स्टेप्स, तो दो दो काम जरूरी है। पहचानना मुश्किल भी है, पहचानना आसान भी है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह के व्यक्ति के साथ रहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वो आपके लिए विजिलेंट है या बस आपके साथ रह रहे हैं। जी। उन्होंने, डॉक्टर संजय ने आंसर किया ये क्वेश्चन, बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने जवाब दिया। मैं कुछ ऐड, क्योंकि मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे, जब बच्चे काउंसलिंग के लिए, जब पेरेंट्स ना बच्चों को हमारे पास काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं, तो हम लोग कई बार ये बात आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली बच्चा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम पेरेंट्स परसीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका बच्चा प्रॉब्लमेटिक है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, और बच्चे का जो नेचुरल अपब्रिंगिंग, उसके जो नेचुरल रिएक्शंस हैं, क्योंकि उनके लिए जो वो जो बच्चा है वो जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके चेंजेस को उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। और मुश्किल ये नहीं होता है, वो कई बार इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहते हैं, वो चेंजेस चाहते ही नहीं है कि बहुत सारे तरीके के चेंजेस हो जो बिल्कुल नैसर्गिक हैं, बिल्कुल नेचुरल हैं, जिनको होना स्वाभाविक है, इस तरीके के चेंजेस को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कई बार बच्चों में किसी भी तरीके, हम लोग पूरा पूरा डायग्नोस करते हैं, पूरी बातें करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, और हमें ये समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, प्रॉब्लम पेरेंट्स में है। ठीक है, वो बच्चे को उस तरीके का माहौल नहीं दे रहे हैं, जो अभी डॉक्टर संजय ने जो बात कही कि उस परिवेश को देने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ पे वो आ करके जिस जिस तरीके से वो बड़ा हो रहा है, जहाँ पे आप चेंजेस उसके अंदर महसूस कर रहे हो, तो वो अपने अंदर होने वाले जो परिवर्तन है, उसके अपने अंदर होने वाले परिवर्तन या उसके परिवेश में होने वाले परिवर्तन, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका दायरा बढ़ता जाता है। अब वो बहुत सीमित नहीं है, अब वो सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, उसका दायरा बढ़ रहा है, उसके मित्र बन रहे हैं। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, बहुत सारे लोगों, बहुत तरीके के लोगों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए एक्सेप्टेंस जरूरी है, सबसे पहली बात है। और ये जो शेयरिंग वाला जो माहौल है, ये इसी तरीके से डेवलप होगा जब आप लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। हम लोग साइकोलॉजी में एक टर्म बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, जो आपके पास जो आ रहा है, जो अपनी बात कहने के लिए, जिसके लिए आपको लगता है कि इसको अपनी बात मुझसे शेयर करनी चाहिए, सबसे पहले आपको उसका सम्मान करना चाहिए कि आप उसकी बातों को समझ सकें, बिना जजमेंटल हुए आप उसकी बातों को सुन सके। और उसके बाद तो पेरेंट होना बहुत मुश्किल काम है, आपको उसके साथ विजिलेंट भी रहना है। ठीक है, आपको सतर्क भी रहना है कि वो किसी गलत चीज में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ आपको ऐसा माहौल भी देना है कि जहाँ पे वो समझे कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयरिंग के लिए एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं ऐड करना चाहती हूँ। तो इसी के चलते मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि हमारे समाज में, सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं, ये अभी भी है कि आप विश्व में अगर देखेंगे कि मेंटल हेल्थ को अभी भी वो रिकग्निशन नहीं मिला है। मेंटल हेल्थ को अभी भी फिजिकल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बना के रखा जाता है।
जबकि मेंटल हेल्थ को अभी तक उतनी वैल्यू, उतनी रिकग्निशन, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। साथ ही साथ मेंटल इलनेसेस, मेंटल इश्यूज, मेंटल प्रॉब्लम्स, इनको बड़ा ही टैबू तरीके से कभी-कभी देखा जाता है। जैसे कि इंडिया में काफ़ी टाइम अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है, वो व्यक्त करना चाहता है उस चीज़ को, तो बोलते हैं तू पागल है, तू मत ऐसे बात कर। दूसरा, कभी-कभी अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाह रहे हैं और अगर आप ये चीज़ अपने दोस्तों से भी बोलना चाहें कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो भी बोलते हैं तू पागल हो गया है। या तो उनके पास तो सिर्फ पागल जाते हैं, या फिर अगर आप उनके पास चले भी गए और वापस आके अगर आपने बता दिया तो घर वाले शायद बोलें कि तुम पागल हो गए हो। तो एक ये टैबू जो है, एक जो ये धारणा बनी हुई है, एक वो चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक जेंडर बायस भी काफ़ी सारा है कि लड़के जो हैं वो रोने नहीं चाहिए, लड़कों को दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि कई बार आपकी फैमिली या आपके स्पाउस, आपके अगर क्या कहते हैं, अगर आपका डिवोर्स हो गया है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड था, अगर वो चला गया है, तो आदमियों को बोलेंगे आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको इतना बुरा मत मान के चलो, आप दारू पी लो। कई लोग सिर्फ दारू पीने के उसमें चले जाते हैं इस चीज़ को लेकर, इसको सँभालने के लिए। लड़कियों के लिए कई बार होता है कि वो अगर एक अपने सामाजिक और अपनी फैमिली में, अपनी शादी में अगर वो खुश नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर पा रही है, और अगर खुश नहीं है, तो वो भी व्यक्त नहीं कर सकती है अपने आप को कि वो क्या फ़ील कर रही है। क्योंकि उसके लिए बोला जाएगा कि जो तुम कर रहे हो वो ऐसा ही है, या शादियाँ ऐसी ही होती हैं, या मर्द ऐसे ही करेंगे। तो एक ये जो जेंडर बायस हमारे पूरी सोसाइटी में है, जिसको लेकर एक टैबू जो ऑलरेडी हमारे पास है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को लेकर, वो इसको और फ्यूल अप कर देता है, राइट? उस उस सिचुएशन में आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बाहर निकला जाए? कि अगर कोई आदमी है जिसको कि दुख हो रहा है और उसको लग रहा है कि मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, तो क्या वो किससे वो शेयर करे इस चीज़ को? और जैसा कि आप अभी बोल रहे हो कि इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव रिगार्ड्स बहुत ज़रूरी है। तो ये जो एक चैलेंज है, और स्पेशली ये चैलेंज हमारा देखा जाता है थोड़ा-सा रूरल एरियाज़ में। अर्बन एरियाज़ में फिर भी थोड़े से एक्सेप्टेंस हो गई है इस चीज़ की, लेकिन रूरल एरियाज़ में इसकी एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है। तो इस चैलेंज को कैसे फाइट करा जाए? इसके लिए क्या करा जाए? बिल्कुल सही, बहुत प्रासंगिक है ये प्रश्न। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, और जिस तरीके की ये जिन घटनाओं का आपने विवरण दिया है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और आपने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगी। जो सबसे पहली बात ये कि मेंटल इलनेस को उतना नहीं दिया जाता, या उस वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो फिजिकल इलनेस का है, ठीक है। हम लोगों का भी ये मानना है, बहुत सारे हम लोग भी ऐसा देखते हैं कि इनको एकेडमिक्स में ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है, एकेडमिक्स में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, हम मेंटल इलनेस पे काम करते हैं, मेंटल इलनेस पे पेपर्स लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हम उस तरीके से इसको रिगार्ड नहीं मिला है जिस तरीके का रिगार्ड मिलना चाहिए। और अगर आप बात करें तो मनोवैज्ञानिक रूप से या आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना उतना ही जरूरी है, या बल्कि ज्यादा जरूरी है आपके फिजिकल जो आपका जो स्वास्थ्य है, जो आपका दैहिक स्वास्थ्य है, उससे ज्यादा जरूरी है आपका मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होना। मैं बात करूं जैसे जिस तरीके की, अगर कभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज आपको हो जाती है, जैसे अगर कैंसर, एड्स, इस तरीके की डिजीजेस जो आपको हो जाती है, जिनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से निश्चित है, अंत निश्चित है, अगर इस तरीके की कोई चीज अगर आपके साथ हो रही है, तो इससे अगर आप मनोवैज्ञानिक रूप से, अगर आप मानसिक रूप से सबल हैं, तो आप अपने दैहिक जो आपका जो स्वास्थ्य है उसको आप ऑल्टर कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर उस तरीके की बीमारी है और अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है, आप मानसिक रूप से अगर स्वस्थ हैं, तो आप उस कंडीशन को भी ऑल्टर कर सकते हैं, जो फिजिकल कंडीशन है उसको भी आप ऑल्टर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि बिल्कुल जो मेंटल इलनेस है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ है, इसको इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। और काम चल रहा है, एंड थैंक्स टू दिस कोविड पीरियड, इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस हो रहा है मेंटल हेल्थ पे।
गवर्नमेंट काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली की मैं बात करूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ EVGC ब्यूरो जो है, एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर का जो ब्यूरो है, ये अभी इन्होंने अपना हेल्पलाइन स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, मेंटल हेल्थ के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर रही है। अभी डॉक्टर संजय भी जुड़े हुए हैं मनोदर्पण से। ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये हेल्पलाइन, जहाँ पे लोगों को, जो लोग परेशान है, जो मानसिक रूप से किसी भी तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो अवेयरनेस आ रही है। अब अगर हम लोग बात करें तो धीरे 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 लेकिन चेंज है। जो पुराने जमाने की अगर आप बात करें, जहाँ लोगों को रिकॉग्निशन ही नहीं था, बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं था साइकोलॉजिकल इलनेस के लिए, तो आपने पागल टर्म यूज किया ना, एग्जैक्टली यही टर्म यूज किया जाता था लोगों के लिए। और बहुत पुराने टाइम की बात करें तो अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं तो हाथ पैरों में बेड़ियां डाल करके उनको बंद कर देना, उनको खुला नहीं छोड़ना, कोई एम्पैथी नहीं हुआ करती थी उनसे, लोगों के बाबाओं के ऐसे पास जो जाना, मरीज थे उनके लिए, झाड़ लोगों फूक के। करवाना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उससे तो चेंजेस आए हैं, थोड़ा कुछ सॉर्ट ऑफ ही, लेकिन थोड़े से चेंजेस आए हैं। और हम लोग और ज़्यादा परिवर्तन के आकांक्षी हैं। जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे अवेयरनेस आती जाएगी लोगों में, ये चीज़ें चेंज होती चली जाएँगी। दूसरी बात ये है कि जो लोग पागल कह करके संबोधित करते हैं, कई बार ये जो आपने अभी बात की कि इंडिया में टैबू है ये, इसको भी मैं बोलूँगी कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस का परिणाम है। ठीक है, लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ का, ये परिणाम है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये बात बोलूंगी कि मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दिया जाना जरूरी है। और जिस तरीके के लक्षणों की हम लोग अभी शुरुआत से ही बात कर रहे हैं कि चिंता है, अवसाद है, या आपको कोई किसी तरीके का तनाव है, और अगर आप महसूस करते हैं कि आपके एंड पे ये डील नहीं हो पा रहा है, आप इसको डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जरूर सहायता लेने की जरूरत है। और अभी बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज आगे आकर के अपने मानसिक विकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस तरीके की चीजें जो लोगों को जागरूक बनाती है कि अगर इतने बड़े लोगों को अगर इस तरीके की बीमारी हो सकती है, अगर वो बात करने में नहीं हिचकिचाते हैं, तो हमें नहीं हिचकिचाना चाहिए। ऑफकोर्स रूरल एरियाज में अभी स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, इस तरीके की चीजें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस अभी कम है। इस वजह से इतनी अवेयरनेस नहीं होने की वजह से वहाँ पे अभी स्थितियाँ सामान्य नहीं है। अभी इतना इजीली नहीं लिया जाता वहाँ मेंटल इलनेस को, अभी भी वहाँ झाड़ फूंक चलती है। ठीक है, लोग विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की बजाय ओझा के पास जाना ज्यादा, या पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये बातें हैं। और इन चीज़ों के लिए मैं यही बात बोलूँगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी, इन चीज़ों को डील करना उतना ज़्यादा आसान होगा। लास्ट जो क्वेश्चन आपका था कि जेंडर बायस है हमारी सोसाइटी, कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियां रोती ही रहती हैं, वो रो लेंगी तो उनका मन हल्का हो जाएगा। या किसी भी चीज़, या अगर आप शादी की बात करें, लड़की अगर अपनी शादी में खुश नहीं है तो भी उसको एडजस्ट करना है। अगर वो अपने रिलेशनशिप में सही नहीं है, खुश नहीं है, चीज़ें उसके लिए सामान्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि ऐसा ही होता है, औरतों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये डिबेट साइकोलॉजिकल तो है ही, सोशल भी है। ये सारी जो डिबेट्स हैं, इनका सामाजिक आयाम भी है। इन चीज़ों पर बात करना ज़रूरी है। तो अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ, तो जैसे आपने इमोशंस की बात की, ये सारे नेचुरल इमोशंस हैं, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो फियर है, चाहे वो हैप्पीनेस है, ये सारे नेचुरल इमोशंस है और हम सब में है। ठीक है, वो जेंडर, अगर मैं लड़के की बात करूं, लड़कियों की बात करूं, तो वो सब में है। अगर ये इमोशन सब में बराबर से है, तो उसका मैनिफेस्टेशन भी सब में बराबर से हो सकता है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, हम लोग तो रोना ऐसा मानते हैं, मतलब साइकोलॉजी में तो रोना इज कैथारसिस, कि अगर आप रो लिए, अगर एक बार वो चीज, अगर आपने रो लिया, या अगर आपने किसी से वो बात कह ली, तो वो चीज आपका मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो वो जो ग्रजेस आपके अंदर जो बनी हुई हैं, ठीक है, वो जो नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर बने हुए हैं अपने आप को लेकर के, दूसरों को लेकर के, तो उनका बाहर निकल जाना ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इमोशंस के बारे में, सब तरीके की इमोशंस सारे जेंडर्स में हैं। ठीक है, तो उनका मैनिफेस्टेशन भी समान रूप से अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा इक्वालिटी की बात कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये चीजें इसी तरीके की होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर उसके साथ गलत हो रहा है, तो उसको असर्टिवली अपनी बात कहनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे कानून भी हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी हैं। और परिवारों को, मैंने पहले भी ये बात कही कि एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो परिवार को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो आगे आकर के अगर कहने की हिम्मत रख रहा है, तो उसका सम्मान करें, और उसकी उसकी जो इच्छाएं हैं उसका सम्मान करके उसके हिसाब से उसका निवारण करें, तो ज्यादा अच्छा होगा। राइट।
आप संजय जी, क्या आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे हाँ टैबू जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेके? मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। जी। जहाँ तक टैबू की बात है, ये हम सब देख रहे हैं कि हमारे समाज में थोड़ा सा एक फंडामेंटलिज्म है कुछ लेवल तक, कि मानसिक बीमारियां, जैसा आपने कहा, पागलपन है, बकवास की बात है, ठीक से रहो, खाओ पियो, व्यायाम करो, योगा करो, बस खत्म, और कुछ होता नहीं। तो ये एक तरह का अवॉइडेंस है, जिसको डिनायल भी कह सकते हैं, डिनायल है। और जैसा डॉक्टर सुजाता ने कहा कि दोनों ही बीमारियां कंसर्न का विषय है, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो मेंटल हो। अब ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमारे समाज में स्थिति अभी भी पैथेटिक है। मैं बहुत मतलब ये दुख के साथ कह रहा हूँ कि हमारे समाज में जो कभी ग्रीस एरा में हुआ करता था, अभी भी आप कुछ मज़ारों पे, कुछ मंदिरों पर, कुछ बाबाओं के हाथ में लोगों को मिसयूज होते देख रहे हैं, कि लोगों को कहीं कहीं लोगों को बांध के आज भी रखा जाता है, कहीं तांत्रिकों के द्वारा इस तरह से इलाज हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जैसा जैसा सुजाता ने भी कहा, डॉक्टर सुजाता ने इस बात को हाईलाइट किया कि कोविड पीरियड का एक नेगेटिव, तो मनोवैज्ञानिक महत्ता को समझने के लिए शायद लोग आगे आए हैं कि मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक समस्याएं महत्वपूर्ण हैं। सो एक आखिरी सवाल कि क्या इसमें एज, उम्र महत्वपूर्ण है? क्या वो एक ऐसा कोई रोल निभाती है कि जहाँ पर कि उम्र को लेकर आदमी में ज्यादा समस्या हो, या कि वो ज्यादा प्रोन हो इसकी तरफ? क्या आप बोलेंगे इसके बारे में? जी, मानसिक बीमारियों, खासकर हम लोग जिन बीमारियों की बात कर रहे हैं, विकृतियों की, विषाद यानी डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो जितने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जिसमें मैंने लाजरस की बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले, मुझे लगता है शुरू में हम लोगों ने लाजरस के कॉग्निटिव अप्रेजल की बात की थी। जी। तो अगर तनाव की बात करें, तो किसी भी उम्र में अगर आपके पास तनाव को सामना करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो तनाव नहीं होगा, चाहे वो एज कोई भी हो। जी। आंकड़ों को देखें, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO के आंकड़े हैं, उनमें अगर आप देखें तो 16 से 19 वर्ष की जो लड़कियां हैं, जी। उसमें सुसाइड सबसे बड़ा कारण है, जो भारत में जिस तरह की परिस्थिति, इस तरह की परिस्थिति है। जी। और अगर आप 15 से 29 साल, 15 टू 29 इयर्स ऑफ एज में आप देखें, तो उनके में इस एज ग्रुप में सुसाइड सबसे बड़ा कारण है। तो मतलब विषाद की अनुभूति के उपरांत सुसाइड कमिट हो रही है। जी। तो एज, इस तरह से स्पष्ट रूप से एज के साथ मनोवैज्ञानिक विकृतियों का कोरिलेशन देखना थोड़ा सा तार्किक नहीं लगता, लेकिन कुछ बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां एज प्रोन हो सकती हैं, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कोरिलेशन कह पाना अभी इस स्थिति में थोड़ा कम तार्किक लगता है। जी जी। सो एक और चीज कि हमने कई बार देखा है कि बुजुर्गों में डिप्रेशन की समस्या थोड़ी सी ज्यादा रहती है, और कई बार ये माना जाता है कि हाँ, बुजुर्गों को इस चीज को थोड़ा सा संभाल के रखा जाए। या कई बार होता है कि वो एक तरीके की जिंदगी जी चुके होते हैं, उसके बाद आजकल की जैसे कि जॉइंट फैमिली नहीं रहती है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो उसमें कई बार होता है कि वो अकेले पड़ जाते हैं बुढ़ापे में अपने। तो उस चीज में क्या एज फैक्टर, आप मानेंगे इस चीज को? क्या आप बोलेंगे कि हाँ, एज एक फैक्टर है यहाँ पर? तो मैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि हमें किसी भी तरीके का जो जो चेंज है, जो भी परिवर्तन हो रहा है हमारे परिवेश में, उसको अगर उसके लिए अगर एक्सेप्टेंस होगा, जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस होगा, हमको मानसिक तनाव उतना कम होगा। जी। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर ये एक्सेप्टेंस बुजुर्गों में हो जाए या होना चाहिए, कि एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, आप जो उनके जो बच्चे हैं, उनके अपने परिवार बनते हैं, ठीक है, तो उनका ज्यादा समय उसमें जाएगा, या उनको इस तरीके की चीजों के साथ अगर वो अडाप्ट करना सीख लेंगे, तो उनको इस तरीके के तनाव या विषाद या अवसाद, जिसकी बात आप कर रहे थे, डिप्रेशन की, ये चीजें होने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। जी। तो मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ, और मैं इसकी सपोर्टर भी हूँ कि परिवार अगर एक साथ रहे तो ज्यादा अच्छा है। वो किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करने में सक्षम होता है परिवार, अगर लोग एक साथ रहें तो।
जैसा मैंने पहले भी बोला कि बुजुर्गों से अगर आप बातचीत करते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल अपने आप ही निकल जाता है, और उनके पास शायद सबसे ज्यादा समय भी उन्हीं के पास होता है आपको सुनने का। तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है जिसकी उपयोगिता का हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसकी इम्पोर्टेंस का हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से यूज करें तो ये कई पीढ़ियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मतलब एक बुजुर्ग है, अगर बाबा, उनके बेटे और उनके बच्चे, बाबा, पोते, पोती, इन सब लोगों के लिए वो बहुत बहुत अच्छा एक माहौल, एक बहुत अच्छा परिवेश हो सकता है। तो इसको उपयोग करने की बात है। और बुजुर्गों की अगर आप बात करें तो वो चेंज अगर एक्सेप्ट करने की क्षमता अगर उनके अंदर है तो उनमें मानसिक बीमारियां होने की संभावनाएं उतनी ही घट जाएंगी। जी। आज के इस आज हमने जो टॉपिक्स कवर करे बेसिकली वो ये रहे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में क्या अंतर है। सबसे पहली चीज उसको फिर कैसे पहचाने आप अपने लिए और अपने साथ वालों के लिए, चाहे वो आपके परिवार हो, चाहे वो आपके मित्रगण हो, चाहे वो आपके संबंधी हो। दूसरी चीज ये है, तीसरी चीज जो हमने समझी वो ये है कि इस चीज को सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि इसमें आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एक टैबू ना बनाएं, इसको कोई पागलपन का नाम ना दें, इसको जेंडर बायस ना हो कि मर्द रो नहीं सकते या औरतों को तो ऐसा सहना ही पड़ेगा। इस चीज में एक थोड़ा सा खुला हुआ दिमाग और थोड़ी एक्सेप्टेंस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। तीसरी चीज कि अगर आपके आसपास ये होता है या आपके साथ ही अगर ये होता है तो आप तुरंत इसके लिए किसी ना किसी की सहायता लें। तो वहां पर हम आते हैं ashwinidhan.com। ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। और हमारा जो पैनल है जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी इन सारी समस्याओं के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम अगर ऐसी लगती है अपने साथ या अपने किसी के भी साथ, तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं which is ashwinidhan.com, और दूसरा आप हमें ईमेल लिख सकते हैं ashwinidhanhelp@gmail.com। और हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता, डॉक्टर सुजाता एंड डॉक्टर संजय। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम थैंक यू देने सुमित। के लिए। और थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि एक जो थोड़ी सी इस चीज़ में जो कमी है कहीं ना कहीं, वो थोड़ी सी हम कहीं ना कहीं वो कमी थोड़ी सी भर पाए, ताकि लोगों की जागरूकता थोड़ी और ज़्यादा बढ़े इसको लेकर और वो एक दूसरे की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू सुमित जी। थैंक यू सुमित। थैंक यू।